Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir, lecturer of math विद्या मंदिर देवरिया खास। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर की संख्या वो 1000 हो चुकी है और मैं इस बात की खुशी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हार्टिएस्ट थैंक्स ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग एंड मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप आगे भी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि वो कम से कम मेरा अधिकार है। अगर हम अच्छा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हूँ और आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपका धर्म बनता है और मेरा हक बनता है। थैंक यू अगेन। वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण बात है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम, तो जिसको हम लोग अगर यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हो और हिंदी मीडियम के हैं तो उन्हें इबार्तिक सवाल जो स्टेटमेंट्स होते हैं और उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में बदलते हैं और इक्वेशन में बदल करके हम सवालों को आसान बनाते हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को जो एज वाले प्रॉब्लम होते हैं, जो एज में पहला प्रॉब्लम हम कह सकते हैं जो एज से रिलेटेड होता है, एज से रिलेटेड होता है। कहते हैं कि वर्तमान जो प्रेजेंट एज होता है उससे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो एज वाले हो गए, दूसरे जो नंबर सिस्टम पे है यानी नंबर पे आधारित है। नंबर पे मतलब कोई भी नंबर होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, ये अगर y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो हमारा जो नंबर होता है वो 10x + y। तो इस तरह पे नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, नंबर या डिजिट, नंबर डिजिट आने नंबर या डिजिट एंड नंबर और डिजिट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो काफी टिपिकल महसूस होते हैं बच्चों को। हालांकि टिपिकल होते नहीं क्योंकि हम समझ नहीं पाते उसको, तो टिपिकल होता है। और तीसरा, हम अभी फिलहाल जो स्ट्रीम ऑफ रिवर एंड बोट, तो जो बोट एंड बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम ऑफ रिवर, अक्सर इस पे जो सवाल आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ रिवर जो नदी की धारा और नाव की चाल होती है उस पर कैसे कैसे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम आसानी से फेस कर लेंगे, कैसे हम आसानी से लगा लेंगे, इस पर चर्चा करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम एज पर चर्चा करते हैं कि एज वाले सवाल कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, उसके बाद नंबर, फिर लास्ट में स्ट्रीम और बोर्ड पे करेंगे और फिर इस पे एक एक एग्जांपल दे करके और फिर बाकी जो सवाल बचते हैं उनको हम समझा देंगे और लगा देंगे। एज पर देखते हैं। एज के साथ 3 बातें आती हैं। एज में सबसे पहले हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि एज में प्रेजेंट एज जो होता है, प्रेजेंट एज हमेशा बीच में लिखना चाहिए और जो वर्तमान उम्र चल रही है उसके n वर्ष पूर्व यानी बिफोर n वर्ष, n ईयर्स बिफोर। अब जो उससे हेंस भी कह सकते हैं, जो पहले शब्द के आधार पे हम उसको समझ लेंगे, n ईयर्स बिफोर और n ईयर्स पास्ट। जब बाद में होगा तो विल का प्रयोग करता है और जब पहले होगा तो वाज का प्रयोग करता है या बिफोर का प्रयोग करता है, यानी पहले और बाद में। और प्रेजेंट टेंस के पहले और बाद में जब भी करेगा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में इस बात को समझ लेंगे आसानी से। जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं जिससे सवाल काफी आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3.3 का छठा सवाल है।
3.3 का दूसरे का छठा सवाल है वी आई। कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी। अब देखिए विल बी इसका मतलब कि n ईयर पास्ट है, इसको हम लिख सकते हैं n ईयर्स हेंस। हेंस माने बाद में, तो n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखा हुआ है। 5 ईयर हेंस द एज जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। माने अब वो रिलेट कर रहा, फिर कह रहा है 5 ईयर्स एगो, एगो यानी यहां लिखेंगे n ईयर्स बिफोर या एगो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। अब यहां पे लिख रहा 5 ईयर्स एगो यानी n बराबर 5 और ईयर्स में rs लिख देना और एगो, एगो माने पहले, यानी जो प्रेजेंट एज है उसके पहले। कह रहा जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब ये तो रिलेट कर रहा, अभी हम रिलेट कर देंगे। कह रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जैकब, यहां लिखते हैं जैकब और हिज सन। जैकब की प्रेजेंट एज हम x लिख ले रहे हैं ईयर्स, और इसकी जो है y लिख ले रहे हैं। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलिए। कह रहा 5 ईयर हेंस, तो कुछ मत सोचिए, अभी रिलेट मत करिए, कुछ मत सोचिए, जो लिखता है उसके हिसाब से पहले हम एक स्टेप आगे चल लेते हैं। सवाल देखिए कितनी आसान बनती है। 5 ईयर हेंस यानी 5 वर्ष बाद। जैसे मान लो बच्चों कि अगर हमारी उम्र आज 50 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 जुट जाएगा। उसी तरह से अगर प्रेजेंट एज जैकब का x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 होगा, और उसके बेटे का क्या होगा, y प्लस 5 हो जाएगा। अब वही 5 वर्ष एगो यानी बिफोर कह रहा है, तो निश्चित है कि जैकब जो होगा x माइनस 5 था और ये y माइनस 5 होगा। अब जो रिलेट कर रहा है उसको पढ़ो। अब मैं पढ़ रहा हूं 5 ईयर हेंस, हेंस यहां लिखा हुआ है। अब कह रहा है 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब, जैकब ये उसका पापा, विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब कह रहा है कि ये जो उसके पापा का उम्र है 5 ईयर हेंस, इससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिलेशन बना कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। अब एक इक्वेशन बन जाएगा आसानी से, सिंपल। देख लो सब लोग कि x प्लस 5 3y और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, 3y को इधर 5 को इधर ले जाओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो 10। ये इक्वेशन नंबर पहला बन जाएगा। देखा बच्चों, हमेशा ये एज वाले में प्रेजेंट एज बीच में, एगो या बिफोर लिखा हो कि प्रेजेंट एज के पहले, सेंस पहले वाला है तो यहां लिख लेंगे, और प्रेजेंट एज के बाद अगर हेंस या पास्ट या बाद में अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उस इधर लिखेंगे और जोड़ लेंगे, और जैसा रिलेट करने की कहता है यहां रिलेट करके इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए इसको कैसे रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब यहां 7 टाइम्स की बात कर रहा है तो क्या होगा कि निश्चित है उसका पापा x माइनस 5 7 टाइम्स y माइनस 5 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 और ये होगा 7y, 7 25 35, ये हो जाएगा 7y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y और 5 इधर जाके प्लस होगा तो माइनस 30। ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब तुम्हारी मर्जी बच्चों, इसको जिस मेथड से लगाना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसलिए एलिमिनेशन मेथड क्योंकि यहाँ x और यहाँ x बराबर दिख रहा, जैसे ही माइनस करेंगे वैसे ही x गायब होगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम माइनस करते हैं इक्वेशन, यहां पे लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1, और इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा
और देखो ये आएगा -4y और यहाँ आएगा -40, क्योंकि दोनों माइनस करना है तो होगा y = 10, यानी उसके पुत्र का यानी उसके बेटे का उम्र जो है 10 ईयर्स हो गया। अब निश्चित उसके पापा का उम्र आसानी से निकल आएगा। किसी भी इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं, हम फ्रॉम 1 अगर ले लेंगे, फ्रॉम 1, तो क्या होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 × 10 = 10, ये 30 होगा। x = क्या होगा, 10 + 30, यानी उसके पापा की उम्र जो है 40 वर्ष हो गई। तो देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम कैसे उसको मैनेज करें, और ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर इस तरह सवाल लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अब इसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बात की कि नंबर पे अगर कोई सवाल आता है तो कैसे लगाया जाए, और उसके बाद मैं सीरियल वाइज इक्वेशन बना दूंगा, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब क्या देखिए, ये है क्वेश्चन, ये 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। अब जो इसका सिनारियो में लिख कर रहा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर डिजिट ऑफ लेट द डिजिट ऑफ नंबर, ये लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेट द डिजिट ऑफ नंबर यूनिट एंड टेन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हम यूनिट और टेंस की बात करेंगे। यूनिट हमेशा y और इसको टेंस को x मान लेते हैं। एक छोटी सी बात समझाते हैं कि जैसे अगर कोई 25 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो कैसे हम लोग लिखते हैं, 20 + 5, तभी ये 25 होगा। तो उसी तरह से जब इस लिखेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वास्तव में वो ये होगा। नंबर को हम पहले लिख लेंगे, इसके 10x + y, जैसे देखिए यहाँ पे 25 है तो इसके स्थानीय मान, इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करें 20, और इकाई 5 जो 5 है यूनिट प्लेस पे, तो इकाई 5 × 1 = 5 है, तो 25 हो गया। तो 10x + y हो जाएगा नंबर। अभी आगे क्या करता है कि हम लोगों ने चूंकि x दोनों नंबरों को यूनिट और डेसिमल को मान लिया है, और पहला इक्वेशन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर्स इज 9। तो पहला इक्वेशन हम आसानी से बना सकते हैं कि वो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट 9 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट 9, तो x + y, ये पहला इक्वेशन हो गया, x + y = 9। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन कहती है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। एक साथ पढ़ लीजिए, रिवर्सिंग ऑर्डर। तो यहां पर नंबर हमने इसलिए किया, अब लिख दे कि रिवर्सिंग ऑर्डर। जब इसे रिवर्स करेंगे यानी ये x यूनिट पे और y टेंस पे आ जाएगी, तो रिवर्सिंग ऑर्डर में टेंस और यूनिट पे नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ y और यहाँ x आ जाएगा, और तब न्यू नंबर जो होगा, न्यू नंबर ये हो जाएगा, अब 10y + x होगा। हमारा न्यू नंबर जो हुआ 10y + x, क्योंकि अब टेंस की जगह पे y और यूनिट प्लेस पर x चला गया है, इसलिए हमारा न्यू नंबर ये होगा। अब ये जो रिलेट करने के लिए कह रहा है उसको हम रिलेट कर दे रहे हैं। कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर, अब यहां दूसरे इक्वेशन के लिए 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू, कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। जो न्यू नंबर होगा रिवर्सिंग ऑर्डर से जो हमारा ऑब्टेन हो रहा है वो न्यू नंबर है, और इसको हम लिख देंगे। तो हमारा जो 9 टाइम्स नंबर हमारा ये है जो पहले माना गया है, तो 9 और 10x + y होगा, और 2 × जो रिवर्सिंग से मिला हुआ 10y + x। अब इसको हम रिलेट कर दिए तो हमारा अगला इक्वेशन बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा,
90x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। x को इधर 9y को उधर ले जाते हैं तो x को 2x इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 88x हो जाएगा, और 9 उधर जाएगा तो 11y होगा। तो सिंपल देखो एक दूसरा इक्वेशन मिल गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि 11y इज इक्वल टू 88 या y इज इक्वल टू सीधे सीधे हमको 8 मिल गया, एक नंबर मिल गया हमको आसानी से। अब जैसे हमको 8 मिल गया y, तो पहले इक्वेशन का प्रयोग करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और y की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो निश्चित रूप से x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1। तो हमारा नंबर क्या हुआ, निश्चित रूप से हमारा जो नंबर हुआ वो x टेंस की जगह पे और y की जगह पे हमारा यूनिट प्लेस है, तो 18 हमारा आंसर होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो नंबर के रूप में आंसर 18 आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस है। बस इस तरह से हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला जो हम लोग नाव संबंधी सवालों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझा दे रहे हैं, फिर मैं सीरियल वाइज सवालों को, सवाल के इक्वेशन को लगाता जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आसानी से। अब मैं इसे मिटाता हूं और नाव संबंधी कुछ मुख्य बातों को समझा करके इससे सवाल को बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम सभी लोग नदी के आसपास गए होंगे, नाव पे बैठे होंगे, तैरे भी होंगे, जिनको तैरना आता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी नदी की धारा इधर से है, नाव इधर जा रही है, तो नाव को इधर जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। या बच्चों आप लोग बरसात के दिनों में कागज के नाव बना के पानी में डालते हैं तो धारा की दिशा में नाव तेजी से जाता है, और धारा के विपरीत अगर हम चलाना चाहें तो नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल होता है। तो जरा देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग अपने जीवन में इस बात को कई बार महसूस भी करते हैं। तो अगर हम ये बात देखते हैं कि ये अगर हमारा नदी है और नदी के धारा का जो फ्लो है इस साइड में है, मतलब धारा ऐसे चल रही है और उस पे अगर हमारी नाव जा रही है, मान लीजिए हम अपना बोट अगर इस तरह से करते हो, तो नाव अगर धारा की ओर होगी यानी डाउन स्ट्रीम, नाव भी उधर ही जा रही है तो डाउन स्ट्रीम के साथ होगा। और जैसे ही अगर हमारा ये है और नाव हमारी इस प्रकार से ऐसे है और धारा हमारी इधर है, ऐसे बह रही है धारा, और नाव हमारी इस साइड में आ रही हो, नाव की स्पीड है, तो इसको, ये जो धारा की ओर अगर नाव जा रही है तो इसको हम डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत आ रही है तो अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अगर यहां पर एक बात समझे हम लोग कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगर x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर अगर हम y मानते हैं, तो दो बातें हमारे सामने हैं। अप स्ट्रीम यानी ये हमारा जिधर धारा है उधरी नाव जा रही है, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर विपरीत जा रही है नाव तो हो गया अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। जब हम अप स्ट्रीम की बात सोचते हैं,
अप स्ट्रीम में और यहां डाउन स्ट्रीम की बात सोच रहे हैं। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम और यहां पे डाउन स्ट्रीम, जिधर धारा जा रही है अगर उधरी नाव जा रही हो, सपोज करिए, या थोड़ा सा और स्पष्ट मैं बना दे रहा हूं कि अगर नाव हमारी इधर की तरफ जा रही है, क्योंकि स्पष्ट है कि हमारी धारा इधर ही है और नाव भी उधर ही जा रही है। और फिर से यहाँ पे एक फिगर से मैं ऐसे लोकेट कर रहा हूँ फिगर को, ये नाव हमारी, धारा हमारी इधर है और नाव इधर जा रही है, धारा भी इधर है और नाव भी उधर ही जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम होगा हमारी, ये जो नाव की जो पानी धारा की चाल होगी रिवर की, वो हमारी सहायता पहुंचाएगी, यानी हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो डाउन स्ट्रीम होगी निश्चित रूप से इसकी जो स्पीड ऑफ बोट होगा, यहां हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट। तो अप स्ट्रीम निश्चित है कि धारा विरोध करेगी, तो धारा हमेशा विरोध करेगी, यानी अप स्ट्रीम हमारी जो नाव बोट का स्पीड ऑफ बोट होगी वो हमेशा x माइनस वाई होगा, और जब डाउन स्ट्रीम होगा तो निश्चित रूप से x प्लस वाई होगा। ये बात हमें समझना होगा। अगर हम इन बातों को समझते हैं तो बच्चों सवाल बहुत आसान हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जरा मैं सवाल पढ़ रहा हूं और देखो मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, कितना आसान इक्वेशन होगा। ये जो कह रहा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब मैं इसी सवाल का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये 19 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेज नंबर 65, पेज 65 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लिखते हैं अप स्ट्रीम और यहां पे हम लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, यहां स्पीड है बोट की और टाइम भी लिखा हुआ है, टेकिंग टाइम। मैं लिख रहा हूं, देखिए इक्वेशन कितनी आसानी से बनता है बच्चों। अप स्ट्रीम कह रहा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी डिस्टेंस भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम के सामने मैं लिख रहा हूं 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रही है, 1 किलोमीटर है। कितना समय लग रही है, कह रहा कि ए बोट ए गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 10 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि इस परिस्थिति में 10 आवर्स लग रहे हैं। तो समय को यहां लगाने के बजाय हम लोग, चलिए ठीक है, इन दोनों में कंडीशंस हैं, डिस्टेंस, चलिए ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि 10 आवर्स लग रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में 10 आवर्स लग रहे हैं। और जब पहली कंडीशन में, उसके बाद कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। अभी फिर से दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। और तब हमारा समय जो लग रहा है, यहां जो टाइम दिया हुआ है, यहां पे 13 आवर्स लग रहा है, 13 आवर्स, 13 घंटे। कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट बोट ऑफ स्टिल वाटर, यानी हम ये जो स्पीड ऑफ बोट है ये शांत जल में अर्थात स्टिल इन वाटर, स्टिल वाटर की बात कर रहा है। ये स्टिल वाटर का मतलब रुके हुए
जल में इस बोट की स्पीड x मान लिया और रिवर की स्पीड y मान ली, तो अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में हमेशा x माइनस वाई होगा और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होगा। ये कह रहा है कि अगर इतना डिस्टेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस जो तय किया जा रहा है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसको हम लोग थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं लिखने में, फिर एक ही लाइन में हम इक्वेशन बना देंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप लोग ये समझने के लिए मैं मिटा रहा हूं ताकि ये थोड़ी सी समझ आसान हो जाए। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और ये हम यहां लिख रहे हैं डिस्टेंस, और यहां आप ये टाइम भी लिखेंगे। अप स्ट्रीम में एक बार और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अप स्ट्रीम में गोज 30 अप स्ट्रीम, पहले कंडीशन में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और यहां पे जो टाइम लग रहा है वो टाइम दिया गया है 10 आवर्स। दूसरी इसमें डिस्टेंस लग रहा है, डिस्टेंस हमारा दूसरी पोजीशन में है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कुल 13 आवर यानी 13 घंटे लगते हैं। अब देखिए आसानी से इक्वेशन को बनाया जा सकता है। हमारा जो इक्वेशंस हैं, हमारा जो है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये फॉर्मूला है। तो सिंपली देखिए टाइम जो लग रहा है तो सबसे पहले टाइम निकाला जाए 10 घंटा। अब इसमें देखिए डिस्टेंस 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, तो कितना समय लगेगा, तब उसके हिसाब से देख लीजिए 30 किलोमीटर चलने में उसके द्वारा समय, तो 30 किलोमीटर चलेगा। और हमारी स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी x माइनस वाई। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन अब इस तरह से हम लोग बना देंगे कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अप स्ट्रीम में x माइनस वाई के स्पीड से, तो कोई समय लगेगा। अब 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में होगा, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा होगा 44 बाई एक्स प्लस वाई, और ये दोनों जब हम लोग मिला देंगे 30 और 44 का समय, कितना समय लग रहा है 10 घंटा, तो सिंपली उसको जोड़ लेंगे तो 10 घंटा हो जाएगा, यानी प्लस 10। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी स्थिति में 40 किलोमीटर हमारा क्या है अप स्ट्रीम है, तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा 40 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है एक्स वाई, और कुल 13 घंटे लग रहे हैं। अब यहां भी इसको अगर लगाना चाहें तो बहुत आसानी से लग सकता है, बहुत आसानी, और एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। यहां भी देखा आपने अप स्ट्रीम, हमने सीधे सीधे उसका समय निकाल लिया कि अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी है, तो ये जो अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और स्पीड से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, इसका डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम से भाग देंगे तो इसका समय निकलेगा, दोनों को समय जोड़ के 10 के बराबर यहाँ कर दिया गया। यही बात है, 40 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम है तो एक्स वाई से भाग देंगे, 40 में समय निकलेगा। डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई है, इसमें भाग देंगे तो इसका समय निकलेगा, और इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो 13 आवर्स, जो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बन गया। और इसको यदि लगाना आप चाहते हैं तो देखिए बहुत आसानी से लग जाएगा। इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका एलसीएम 40 और 30 का 120 हो जाएगा, तो इसमें कितने से गुणा करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का समय पॉजिटिव है तो घटाना पड़ेगा, और 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए 120 बटे एक्स माइनस वाई,
और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 40। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 1 16, उतना 65 एक्स प्लस वाई और 3 से 13 तिया 39, केवल माइनस कर देना। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 176 में से 65 घटाना कितना होगा 5 और 6 11, यानी ये हो जाएगा 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो फाइनली दिख रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और x प्लस वाई की वैल्यू इनमें किसी में भी रख दिया जाए तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा। तो देखें तो ऐसे मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग इसे देख लिए होंगे। x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई 44 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 10, 4 बार 4 उधर ले आके माइनस कर दीजिए तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 यहाँ आएगा 6 पंजे 30, ये चौथा इक्वेशन होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तीसरे और चौथे को सिंपली जोड़ लीजिए, यानी हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस 4 इक्वेशन को तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगला x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे y कैंसिल होगा 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है बोट की, और रिवर की स्पीड क्या होगी स्ट्रीम ऑफ रिवर। तो वैल्यू रख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x प्लस 8 इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू कितना होगा 8, घटा देंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी कि सॉरी ये x की वैल्यू है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे बोट की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर हो गई और जो हमारी उसकी स्पीड है स्ट्रीम ऑफ रिवर की जो गति है पानी की चाल है यानी स्ट्रीम ऑफ रिवर जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर वो 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी नदी के पानी की जो है नदी की यानी धारा अगर शुद्ध है तो धारा की जो चाल होगी 3 किलोमीटर पर आवर होगी और बोट की जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरह से हम इन सवालों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये वाली चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अब आगे जो है आगे केवल इक्वेशन बन जाए तो आप सवालों को लगा सकते हैं, जैसे 3.3 में बाकी जो इक्वेशंस हैं 1-2 इक्वेशन और इसी पर आधारित हैं, इनको मैं समझा दे रहा हूँ, आसानी समझ में आ जाएगा ये। थ्री के सवालों को देख लीजिए। 3.3 के तीसरा का पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर। कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो डिफरेंस कह रहा है तो जिसको हम ग्रेटर मानेंगे यानी x माइनस वाई 26 लिख लेंगे और यहाँ ब्रैकेट में x ग्रेटर देन y लिख लेंगे, इसलिए डिफरेंस कहा गया है। कह रहा वन नंबर इज थ्राइस द टाइम्स अदर, यानी वन नंबर जो बड़ा है
वो दूसरे से 3 गुना बड़ा है, यानी x3 माइनस वाई। बस सब्स्टिट्यूट करके मान आप इसको लगा सकते हो। इसी का दूसरा सवाल जो है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अगर हम दो एंगलों को मान लेते हैं, लेट द एंगल्स आर x एंड y, दोनों एंगल स्मॉलर बाई 10, तो दोनों का इसका मतलब एक बात है, अगर द एंगल्स आर x एंड y आर सप्लीमेंट्री, या ऐसे आप लिख चुके हैं तो यहां लिखिए सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री की परिभाषा जाननी चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, SU है, स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिए, सप्लीमेंट्री इसकी स्पेलिंग, इस सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता हो, सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो एक इक्वेशन तो निश्चित रूप से बन गया कि ऐसे दो इक्वेशन जिनका सम 180 होता हो, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे के लिए कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18। तो इसमें आपको थोड़ा सा संकेत करना पड़ेगा कि x ग्रेटर y, यानी x लार्जर है, तो ये कह रहा है लार्जर, जो लार्जर है वो x है, और कितना क्या कह रहा है, एक्सीड बाय स्मॉलर 18 डिग्री, यानी y प्लस 18 डिग्री, ये इसका कहना है। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह पे y प्लस 18 रख देंगे, इसकी y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू इसमें रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कह रहा था कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल, ये तो बुझवानी आप लोग कर लेंगे, इसे मैं छोड़ रहा हूं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और 3y यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 170। मतलब ये दो लाइन की बात है, सिंपल सी बात है। ये सवाल जो तीसरा है, इसका इक्वेशन भी आसानी से बनाया जा सकता है। तीसरे का तीसरा, इसमें बैट जो है इसकी कीमत एक बैट की 1 बैट्स मान लेते हैं कि x रुपया में आता है, और 1 बॉल जो है मान लेते हैं कि y रुपया में आता है। इसका पहला इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ये दोनों इक्वेशन बन गया, और इससे सॉल्व करके हम इसको लगा सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका चौथा सवाल देखें। चौथा, ये भी बहुत आसान है। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज। हम फिक्स चार्ज मान लेंगे, फिक्स चार्ज x मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि लेट द टुगेदर चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड 105, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज हमने मान लिया, लेट द फिक्स चार्ज इतना, और पर किलोमीटर चार्ज भी मान लीजिए, पर km चार्ज y मान लेते हैं। और पहला कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर में जो चार्ज है वो 105 है, और 15 किलोमीटर में जो चार्ज है 155 है। तो इन्हीं दोनों से इक्वेशन बन जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिए, पहला जो 10 किलोमीटर का चार्ज 15 रुपया है, तो यहाँ क्या होगा, फिक्स चार्ज हमारा x है, और 10 किलोमीटर यानी पर 1 किलोमीटर पे अगर y रुपया, तो 10 किलोमीटर में 10y होगा, और ये 105 रुपया, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा कह रहा है फिक्स चार्ज x और 15 किलोमीटर है, तो 15y बराबर हो जाएगा 155, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। फिर से सवाल को जो माइनस करेंगे x कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट इसी का पांचवा सवाल कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन,
अब फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y मानते हैं। ये कह रहा है कि इफ एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी पहला सिचुएशन कह रहा है कि अगर दोनों में हम लोग 2 ऐड कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा 9/11 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं, यानी 11x + 22 = 9y + 18। 9y को उधर लाइए, यानी 11x - 9y = 22 उधर जाएगा तो -4 ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, यानी न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो हमारा जो बनता है फ्रैक्शन वो 5/6 होता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x + 18 = 5y + 15, तो हो जाएगा 6x - 5y = 18 उधर चला जाएगा तो -3, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे तो हमारा xy आएगा और xy आते ही हमारा फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये 3.4 के सभी वर्ड प्रॉब्लम मैंने समाप्त कर दिए। इवन तो हम 3.5 और 3.4 को भी कुछ सवाल टेकअप किए हैं, लेकिन 3.4 को मैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि उसी वीडियो में 3.5 के भी वर्ड प्रॉब्लम फाइनल हो जाए। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को, मतलब इसमें 3.5 तो आज खत्म ही हो गया और आपका 3-4 सवालों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जिससे कि आप प्रॉब्लम महसूस करते होगे, तो उस प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। थैंक यू वाचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और अगेन आपको थैंक्स कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो, सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू।